हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और लाइफ इंश्योरेंस के हमने बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारी उसकी गाइडलाइंस थी, उनके बारे में, उनके कैलकुलेशन के बारे में समझने की हमने कोशिश की थी। उनमें मेजरली हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी लाइफ इंश्योरेंस वाली, उसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यानी कि हम जब बात करते कैलकुलेटिव पार्ट की, तो कैलकुलेटिव पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना कमाया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, और वो प्रॉफिट कितना है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के योग्य है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें दो से तीन चीजें इसमें और पढ़नी है, क्योंकि इसका आपको बैलेंस शीट का टॉपिक हमें इसमें से स्किप करेंगे। रीजन बिंग क्योंकि इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 14 मार्क्स कवर करेगा, और इतना हमारा वेटेज भी नहीं है। चलिए, बेसिकली मैंने आपको जब बात करवा रहा था कि भाई ठीक है, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको एक लाइफ अश्योरेंस फंड का बैलेंस निकलवाना सिखाया था। और लाइफ अश्योरेंस फंड का बैलेंस कैसे निकलता है? जितनी भी आपने इनकम, जितनी भी आपने पैसा रिसीव किया, जनरेट किया है, उसमें से जितना पैसा आपने पे कर दिया है, उस सबको हटा दो। उस सबको हटाने के बाद जो तुम्हारे पास आएगा वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। मेरे बच्चे कब का है बताओ? करंट ईयर का प्रॉफिट है। आपको एक बात और बता दूं, वैल्यूएशन हमेशा 2 साल में एक बार करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली करता है, एक्चुअली का पेमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कॉस्ट कटिंग की वजह से हम हर साल ना करके हम क्या करते हैं, 2 साल के अंदर एक बार उसका हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन बनाते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो डेफिनेटली वहां पर भी ये सारे फैक्टर काम करेंगे कि भैया 2 साल का आपका प्रॉफिट कमाया है, तो 2 साल के अंदर ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका वो वाला है जो करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है। मैं सारी बातों को एक बार वापस से रिपीटिंग से रिपीट करूंगा, और रिपीट करने के बाद फिर तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन हमने इसके इसके रेस्पेक्ट में भी किया था कि भाई आप करंट ईयर का आप कैसे निकालोगे और क्लोजिंग कैसे निकालोगे, इसी चीज को मैं वापस से एक बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो फटाफट से आप डालोगे यहाँ पर क्या? इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपके पास जो प्रॉफिट्स आया है वो प्रॉफिट्स कितना होगा, क्योंकि आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन आपका दो जगह होने वाला है। कुछ तो जाएगा पॉलिसी होल्डर में, और कुछ जाएगा आपका किसमें बेटा? इसको क्या हो रहा है? कुछ जाएगा आपका कहां पर बेटा? शेयर होल्डर के अंदर। चलिए, इंपॉर्टेंट हम, तो फटाफट से पहला काम कर रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर इनकम, यानी कि लाइफ अश्योरेंस फंड, ये हम लोगों ने निकाल ली थी। कैसे निकाला बताओ बेटा? इनकम, जैसे आपने प्रीमियम जनरेट किया था, प्लस आपने कुछ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी लिया था आपने, और इसके अलावा आपने अदर इनकम भी ली थी आपने। यदि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई तो समझ लो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका ना। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका इनकम हुआ। इसमें से लेस कर दोगे अब क्या? एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड। यहां पर ले लो, ड्यूरिंग द पीरियड कर लो इसको भी। ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। एक्सपेंस में बेसिकली दो चीज आती हैं। एक तो क्लेम आता है आपके पास
क्लेम हो सकता है। क्लेम प्लस आपने बोनस भी दिया होगा और प्लस अदर एक्सपेंसेस। ये आपके पास आ गया होगा ये वाला। इसमें से आप ए माइनस बी कर दोगे, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो आप। तो ए माइनस बी कर दोगे, या सीधा ले लो ना, छोड़ो ना इसका आगे बढ़ाना पड़ो, सीधा कितना माथा फोड़ी क्यों करने। ये प्रॉफिट है, ये आपके क्या है, खर्चे हैं टोटल मिला करके। या इसमें से एक सेकंड, इस सारे हटा दो, जो आएगा ये आपका आएगा करंट पीरियड इनकम। ठीक है, ये मैंने बेसिकली आपको पहले ही करवा दिया था। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग लाइफ अश्योरेंस फंड। ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर इसको कवर करवा दिया था। और इसमें क्या कहोगे बेटा, करंट पीरियड लाइफ अश्योरेंस फंड प्लस कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ अश्योरेंस फंड। ये हो गया आपका क्लोजिंग लाइफ अश्योरेंस फंड। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर होगा कहां पर, रेवेन्यू अकाउंट में नहीं, वैल्यूएशन बैलेंस शीट में। हैंग कैसे हो रहा है भाई, इतना बड़ा सीट तो नहीं हुआ अभी ये, क्या कर सकते हैं, सिस्टम है। ठीक है, ये आपका जाएगा यहाँ पर। चलिए, अबे भाई क्या चाहता है, कैलकुलेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये बेसिकली गिवन द पीरियड होता है हमेशा ना, बेसिकली 2 साल का मान सकते हो आप, क्योंकि आपका क्या होता है, वैल्यूएशन 2 साल में होता है। तो 2 साल के अंदर ही प्रॉफिट होता है हम कैलकुलेशन वही देखते हैं। तो मैं क्या करूं बताओ, यहाँ कहूंगा बैलेंस ट्रांसफर, या ऐसा कर दो, छोड़ो इसको, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइफ अश्योरेंस फंड जो आपने ऊपर निकाला था, इसमें से लेस कर दो क्या, नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुअरी। ये आ गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। इसी चीज को आप वैल्यूएशन बैलेंस शीट भी बोलते हो। इसी चीज को मेरे बच्चे क्या बोलते हो बताओ, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, इसी चीज को बोलते हो आप। आपसे कभी कुछ पूछ ले कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ, तो वो यही है। ठीक है, यहां पर आएगा लाइफ अश्योरेंस फंड जो आपने लिया है, और नेट लायबिलिटी आएगी, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ऑलवेज गिवन, याद रखना हमेशा, क्योंकि एक्चुअली निकालता है, आपका काम नहीं है।
ठीक है, ना किसी अकाउंटेंट का काम है। तो डिफरेंस आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। इसी को बोलते हो आपके बेटा वैल्यूएशन बैलेंस शीट। क्वेश्चन का भी पूछ ले, वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी है तो डेफिनेटली दो टर्म्स, एक टर्म से निकालनी बेसिकली आपको, ये चीज कैलकुलेट करनी है आपको, तो क्योंकि ये गिवन होती है हमेशा, ये बैलेंस से फिगर से निकलेगी। ठीक है, कैलकुलेशन नंबर 4। कैलकुलेशन नंबर 4। कैलकुलेशन नंबर 4 कैसे निकले वो देख लो। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। क्या हो रहा है यार, करंट ईयर मत कहो, इसको को करेक्ट प्रॉफिट। ऐसा कह लो, विदाउट बोनस, यानी कि इसमें से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने ना, वो वाला प्रॉफिट निकालना है मुझे जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। यदि कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उस प्रॉफिट का पार्ट, तो आपको उसको एड बैक करना पड़ेगा। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम पर जब हम बात कर रहे होते हैं, उसी टाइम पर हम उनको 95% दे रहे होते हैं। तो हम जो टोटल देते हैं वो 95% ही देंगे ना। यदि हमें करेक्ट कैलकुलेशन निकालनी है तो पहले हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसका 95% आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, शायद ये बात अभी आपको समझ में नहीं आए, बट अभी इतना समझ लो कि मैं वो वाला प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब उसका 95% यहां जाएगा, कहां पर, पॉलिसी होल्डर के लिए। यदि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पॉलिसी होल्डर को, तो उसको मुझे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे सोच के बताइए, मान लो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था 100 रुपए का, तो अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर को 95 ही दोगे ना, लेकिन आप ऑलरेडी 15 दे चुके हो। 15 दे चुके, जो प्रॉफिट आपने निकाला होगा वो डेफिनेटली लेस करके निकाला होगा, क्योंकि खर्चे के काउंट हो गया होगा। आप देखो ऊपर, आपने जब आपने करंट ईयर का, करंट पीरियड का आपने वो निकाला था क्या, लाइफ इंश्योरेंस फंड, तो आपने बोनस यहाँ पर लेस किया था। बोलो ना, 95% जो हम दे रहे हैं पॉलिसी होल्डर को एज ए बोनस दे रहे हैं, बट आप पहले कुछ इंटरिम बोनस के नाम से बीच में कुछ बोनस दे चुके हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप टोटल जो बोनस दोगे वो 95% तक ही दोगे ना। तो 95 रुपीज दोगे, तो 15 दे चुके हो, तो मुझे बताओ अब कितना दोगे। सर अब तो हम देंगे 80 रुपीज। तो आपको इसको निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट है कितना। यदि आपने उसमें से बोनस फोनस दे रखा है, कुछ पहले से आप सेटलमेंट किया है, तो आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है, इसीलिए इसको बोलता हूं विदाउट बोनस, यानी विदाउट सेटलमेंट को सकता हूं। हाँ, बोनस ही कहो कि सेटलमेंट बोनस ही जाता है हमेशा ना। चलिए, सेटलमेंट मतलब 95% वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां लिखिएगा इसमें क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, जो आपने अभी ऊपर निकाला है, और इसमें ऐड कर दोगे पहले इंटरिम बोनस, जो पहले बोनस आप दे चुके हो इसके अंदर ना, वो आप यहां पर ले लोगे। और जो निकल करके आएगा, ये आपका पास टोटल प्रॉफिट आएगा। और टोटल प्रॉफिट में से आप बेसिकली कहो तो ओपनिंग हटा दोगे, तो बेसिकली करंट ईयर प्रॉफिट आएगा। वर्किंग नंबर 5, क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 5 में अब तुम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करो देखो, आप या करोगे ओपनिंग प्रॉफिट जो भी होगा, प्लस करोगे करंट ईयर का प्रॉफिट, ये निकल के आएगा टोटल प्रॉफिट। मेरी बात क्लियर है, या मैं कहूं तो ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट लोगे। इस वाले प्रॉफिट को इस वाले प्रॉफिट को ही तुम क्या करोगे मेरे बच्चे,
क्या करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ठीक है। प्रॉफिट आ गया। अब यार क्यों हैंग हो रहा भाई? ये करेंट का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आ गया। ये आप कहो तो सीधा ये वाला उठा लो। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ चाहे तो ये, आप ये वाला सेम यही है, आप ऊपर का उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, अब क्या करो बताओ। टोटल प्रॉफिट के मैं यहाँ छोटा सा स्टेटमेंट बना, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट के दो हिस्से करोगे। जो भी टोटल प्रॉफिट आया है, टू करोगे पॉलिसी होल्डर एज ए बोनस, और टू करोगे इक्विटी शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड। ये जाएगा 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट, और ये जाएगा 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? किसी के दिमाग में कुछ सवाल चल रहा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यही है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारे टॉपिक के अंदर, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो रिलेटेड टू यही से घुसते हैं। इसलिए इस बात को बेहद अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि जो कंटेंट है नोट के अंदर, आप कुछ मत करना, सच बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर जो मैं करवा रहा हूं वही पढ़ के चले जाना। आपकी कोई भी चीज आपकी छूट जाए तो मेरी गारंटी है आपका एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको से बाहर मिल जाए आपको। ठीक है बच्चा, चलिए, ये पॉलिसी होल्डर हो गया। लेकिन मुझे यहाँ एक टेंशन है, अमाउंट एज पर कैलकुलेशन जो आपने निकाला है, कैलकुलेशन का मतलब है 95%, ये तो आपने लिया है लेस बोनस ऑलरेडी पेड। तो मुझे बताओ अभी कितना पड़ेगा करंट पेबल? मेरी बात क्लियर है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया था कि सोच लो भाई, अभी आपका जो 100 रुपए का प्रॉफिट बनता है, ये मान लो प्रॉफिट मेरे बच्चे कितने का है, 100 रुपए का, तो यहाँ 95 बनता है, बोलो। और ये कैसे निकला होगा? मान लो आपने पहले इंटरिम बोनस दे दिया था, पहले आपने इंटरिम बोनस दे दिया था, ये वाला, तो वो उसको मैंने ऐड बैक कर दिया होगा। ठीक है ना? अब मुझे बताओ 95 है, लेकिन 95 बनता है आपका यहां पर, लेकिन 15 पहले दे चुके हो, तो मुझे बताओ अभी कितना दोगे? 80। मैं ये नहीं कह रहा कि 95 नहीं देना, 95 ही देना था, लेकिन 15 दे चुके थे, तो उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है यहां तक? तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इसको डेफिनेटली नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो मेरे बच्चे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम। अब समझ में आ गया? मैं करेक्ट प्रॉफिट क्यों निकाल रहा हूं? मैं करेक्ट प्रॉफिट इसीलिए निकाल रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन सही कर सकूं 95% की। यदि मैं बोनस घटे हुए पोर्शन पर निकालूंगा, तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा, फिर तो आपको 95% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर क्या 95% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? ये तो उसका मतलब ये हुआ, कर सकते हो, बट आपको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट आप नॉर्मल केस में मानोगे, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप 95% से ज्यादा नहीं करोगे, आप एग्जैक्ट 95% कम भी नहीं करोगे, ज्यादा भी नहीं करोगे। आप गाइडलाइंस को, आप जो इरडा की गाइडलाइंस है उनको आप कंप्लाई करोगे। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत तो पूछ लो अभी भी आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसको नोट करो मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए, बस खत्म हो गया आपका टॉपिक, टेंशन ना लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
सिक्स क्या बोल रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है मेरे बच्चे, बड़ा आसान सा सवाल है, सारे क्वेश्चन लिंक्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक क्वेश्चन नॉर्मल कराऊंगा, बाकी को रीड आउट करके छोड़ दूंगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का करूंगी, प्रॉपरली होगा उसमें ना। द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज रुपीज 34,00,000 यानी कि 34 लाख का दे रखा है ऑन 31 मार्च 2023, सॉरी 2013। एक्चुअल वैल्यूएशन 31 मार्च 2013 को सेम वैल्यूएशन की नेट लायबिलिटी निकालता है वो 28,80,000। एंड इंटरिम बोनस आप डिक्लेयर कर चुके हो, कितना दे चुके बेटा? 40,000 का। पेड पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 इयर्स। मैंने बोला था कि जो वैल्यूएशन होती है नेट लायबिलिटी की, वो 2 साल में होती है। तो ये जो बैलेंस होता है ना, ये वाला भी 2 साल का ही होता है। ठीक है ना, 2 साल का ही होता है, क्योंकि हर कैलकुलेशन 2 साल पर होती है। अब इसके बाद it is now proposed to carry forward 1,10,000 and the divide the balance between the policy holder शेयर होल्डर। आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉलिसी होल्डर के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में प्रॉफिट कितना कितना बटा जाएगा, ये बताना है। क्या शो करना भाई इसके अंदर? आपसे बोल रहा है कि द वैल्यूएशन बैलेंस शीट, पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ। आ जाओ फटाफट से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट के हिसाब से पहले आपको निकालना पड़ेगा। आ जाओ, मैं स्टेटमेंट के थ्रू ही निकाल रहा हूं, अकाउंट में दिखा दूंगा आपके लिए। क्या कहोगे? बैलेंस ऑफ लाइफ अश्योरेंस फंड मेरे पास दे रखा 34 लाख। मैं यदि इसमें से लेस कर दूं क्या बेटा? नेट लाइबिलिटी जो एज पर एक्चुरी है, कितने मेरे बच्चे? 28,80,000 का। ठीक है ना, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 28,80,000 का। तो मुझे बताओ, मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। बताओ कितना आ गया? 34 लाख माइनस 28,80,000, 5,20,000, 520 का। आप चाहो तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट भी बना डालो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं मुझे तो। वैल्यूएशन बैलेंस शीट देखो भैया, लाइफ अश्योरेंस फंड था 34 लाख का। नेट लाइबिलिटी निकल करके आई थी आपकी 28,80,000 की। तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? ये आया था 5,20,000। और ये कैसे आया था? बैलेंसिंग फिगर से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी इच्छा हो कर लो। क्लियर है? लिख लो इसके ऊपर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। बात बराबर है, आप जैसा निकालो वैसा। ठीक है ना, वैल्यूएशन। बट ये स्टेटमेंट में लिख रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन आपको दिखाती है कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे क्लियर हैं। आप ये दिखाओगे यहाँ पर। एक सेकंड यार, क्या चाहता है मेरे से? आपको दिखाता है कि भैया आपने वैल्यूएशन अच्छी, आपकी कंसेप्ट बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस को दिखाता है, आपकी ये क्वालिटी को दिखाता है। चलिए, बी पॉइंट।
बी पॉइंट मेरे बच्चे। अब यहां समस्या क्या है, यहां एक समस्या हो गई। यहां समस्या क्या हो गई बताओ। ये जो प्रॉफिट निकला है ना, वो तो आपको सेटलमेंट के बाद का निकला है, बट आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट निकालना है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट निकालना है तो आपको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे? टोटल प्रॉफिट। तो क्या करो बताओ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, साथ साथ लिख लो एंड करंट पीरियड, यानी करंट ईयर का, दोनों निकाल लो। ठीक है, यहां क्या करो बताओ, प्रॉफिट एज पर, या नेट प्रॉफिट कर लो, एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट 5,20,000, ऐड कर दोगे इंटरिम बोनस कुछ दिया है तो। क्योंकि आपने मेरे बच्चे, जब ये निकाला होगा ना, ये वाला आपने ये निकाला होगा, तो आपने इसके लिए डेफिनेटली बोनस को लेस किया होगा, यानी कि आफ्टर बोनस। ये आपने बोनस, सर कैसी बातें करो, बोला हाँ बच्चा। देखो, मैंने आपको ऊपर नोट डाउन भी करवाया ये बात, कि देखिए आपने बेसिकली जब लाइफ इंश्योरेंस फंड निकाला होगा, तो आपने यहां बोनस भी लेस किया होगा। देखो ना, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तब जाके ये लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस निकला होगा क्लोजिंग वाला, ये वाला। क्लियर है? इसी चीज को दिमाग में रखते हो, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट निकलेगा मेरे बच्चे क्या, इन दोनों को ऐड कर दो। तो आपने बताओ कितना किया है क्वेश्चन के अंदर, 40,000 का। तो कितना हो गया, 5,60,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। और इसमें से लेस कर दोगे आप, क्या बताओ, ओपनिंग बैलेंस, तो आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। बट आपके पास बैलेंस है नहीं है, आपके पास करंट ईयर का बैलेंस है नहीं है, तो मैं इसको यहां से स्किप कर रहा हूं, या मैं यहां से एक बार डैश लगा देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप इसी को मान लोगे, क्या अमाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको यहीं तक चलना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तब यहीं तक रुक जाना। करंट प्रॉफिट पूछे तो ही निकालना ना। निकलवाया कैसे, देखो एक बार। 2 ईयर पीरियड का निकलवाया है इसने, 2 ईयर पीरियड का निकलवाया है। हाँ, तो यही आएगा। हाँ, इसमें तो ओपनिंग है ही नहीं ना, इसमें यही आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर कितना बताओ, 5,20,000, और ये 5,60,000। ठीक है ना, आप नोट करते जाना आंसर। पॉइंट नंबर थर्ड, सी, क्या बताओ, स्टेटमेंट या कैलकुलेशन करो सीधे ना, छोड़ो ना इसको यार। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज ए बोनस टू पॉलिसी होल्डर। क्वेश्चन आसान है, आ जाओ। टोटल प्रॉफिट बताओ कितना, ये वाला नहीं उठाना है, ये डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा ही उठाना, मेरे बच्चे ध्यान रखना। ये मत उठाना, अभी तो सेम है चल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं उठाना ना, 5,60,000 का। अब मुझे बताओ, इसमें से मैं लेस कर दूं, क्या बताओ, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना मेरे बच्चे, 5%। तो 5,60,000 का 5%, 28,000। तो मुझे बताओ, टोटल बोनस पेबल कितना मेरे बच्चे बताओ, 560 में से लेस कर दो, 532। बताओ दिक्कत। बट मेरे बच्चे, बट बट नेट पेबल नाउ कितना बताओ,
टोटल बोनस कितना है? 532। लेकिन मेरे बच्चे, लेस ऑलरेडी पेड 40,000 का, तो कितना होगा बताओ? 4,92,000। ये करंट ईयर पेबल है। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी आपकी। क्लियर है? एक चीज और, अरे ओ माय गॉड, मेरे बच्चे रुकना एक बार, एक सेकंड, एक अभी नोट मत करना मेरे बच्चे ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना, अरे माय गॉड, एक लाइन रह गई मेरे बच्चे, ये रह गई, ठीक है ना, ये रह गई, थोड़ा सा सबर कर, थोड़ा सा सबर कर लो ना। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ना, मैं यहाँ से इसको पूरा हटाना पड़ेगा मुझे अभी। बताओ, हद हो गई यार वो, इसको मुझे पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पहला, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पहले तो ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है कितना है? सर आपने ऊपर बताया तो था, शायद मेरे साथ हो सकता कंसेप्ट में लिखाने से रह गया पॉइंट टॉपिक ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लेना। सर टोटल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं एग्जैक्टली कितना है मेरे बच्चे? 5,60,000। लेकिन मेरे बच्चे कुछ कंपनी क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेती है, कैरी फॉरवर्ड एज रिजर्व, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं ना। 1,10,000 का, ये थोड़ा सा इसमें हमसे एक लाइन रह गई थी, इसको अपन एडजस्ट करना पड़ेगा। 1,10 का 4,50,000, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ले लो इमीडिएटली यहीं पर ही, कैलकुलेशन ऑफ बोनस पेबल इन करंट ईयर, इन करंट पीरियड करो, कितना पेबल है? सर दुख कितना बनता है, कितना बनता है बताओ? बोनस पेबल टोटल, सर कितना बताओ? 4,50,000 का 95%, 4,50,000 का 95%, 4,50,000 का 95%, 4,27,500। लेकिन मैंने क्या कर दिया बताओ? ऑलरेडी पेड कर चुका हूं मैं 40,000 का, तो मुझे बताओ नेट पेबल कितना होगा? नेट पेबल होगा इसमें से कितना? 3,87,500 का। किसी को सवाल हो या पूछ लो आराम से, कुछ नहीं है। पहले हमने ओनली फॉर इस वाली टर्म्स को मिस कर दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने इधर नहीं देखा। 1,10,000 टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है, वैसे तो है 5,60,000, लेकिन कुछ आप एज ए रिजर्व रखना चाहते हो क्योंकि फ्यूचर की कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है, मिट आउट करने के लिए। नेट बचता 4,50,000। जो प्रॉफिट हमने माना कि भैया यही प्रॉफिट हम अपन जेब में रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका 95% दे दिया हमने पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि हम उसको पहले ही 40,000 दे चुके हैं, तो नेट ऑफ देना पड़ेगा, जो भी बचता है उसको नेट दे देंगे। अब आप चाहो तो तीसरा पॉइंट निकाल लो, निकालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, निकालने की जरूरत है नहीं है, ये फिर भी निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कल बच्चे एक सवाल मैंने कल एक आपको सवाल का जवाब भी दिया था, खुद ने अपने आप से क्वेश्चन किया था कि क्या सर ये जो पूरा जो हम 95% दे रहे हैं, ये इसका रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे क्या? मैंने बोला करेंगे, तो वो वाला यहाँ कंसेप्ट आया था कि 1,10,000 हम उस प्रॉफिट से पहले रिजर्व रख देंगे, बाकी काम कर लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो बताओ बच्चे कितना है? सर 4,50,000 का है 5%, दे दिया है पहले, तो आप उसको हटा देंगे, बट दिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई भी जो भी है हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, मानेंगे कि नहीं दिया होगा। 22,500 इसकी हम डाल देंगे एंट्री। बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो आराम से, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना है, ये आपके लिए एग्जाम पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे।
आराम से नोट कर लो। क्वेश्चंस को इसी तरीके से डील करना है, यही पूरा पैटर्न है, यही पूरा डिस्ट्रीब्यूट का तरीका है। बाकी क्वेश्चन तो आप आराम से नॉर्मली अब आप टैकल कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देख लो, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपके लिए। देखो, सारे आसान क्वेश्चन है, हो गया। 7 में यही है, आपसे पूछा गया वैल्यूएशन बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अब देख लो आराम से, वैल्यूएशन बैलेंस शीट पूछा है, नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन पीरियड के लिए पूछ रहा है आपसे। ये देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आए हुए हैं, इसका मतलब आपको एग्जाम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, सारे के सारे देखो, वैल्यूएशन बैलेंस शीट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी क्या पूछ रहा है बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स। सिंपली आपको बताना कि डिविडेंड कितना है, डिविडेंड पेबल हमने जस्ट अभी निकाला है। देखो, ये निकाला कैलकुलेशन मेथड, ये इसी की बात कर रहा है कि भैया बता दो डिविडेंड को कितना दिया जाएगा, डिविडेंड कितना दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हैं जो आपको करने हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू और दे देता हूं कि भैया आपको पूरा प्रॉपरली आपको देखना है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे बच्चे, वो क्यों नहीं आएगा मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट तक। इसका मतलब ये हुआ वो टोट 14 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, और 14 मार्क्स का आपका वेटेज ही नहीं है। या वो 10 का दे सकता है, 10 14, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे दिया, एक 10 मार्क्स का दे दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 चैप्टर का पूरा वेट एक ही टॉपिक में वो नहीं डाल पाएगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं तीनों टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पूछना, 3 से नहीं 2 से पूछेगा। आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग है। ठीक है ना, अभी तो इंश्योरेंस हुआ है, अभी बैंकिंग लेंगे हम लोग। तो यानी कि बैंकिंग इंश्योरेंस से ऐसे कंसेप्ट है जो 4 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं, 7 7 नंबर के 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो वहां पर आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट वाले टॉपिक पर मत जाओ, आप पीएनएल अकाउंट तक पहुंच जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएनएल अकाउंट तो बनाओ, चलेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। सर पीएनएल का आपने रेवेन्यू अकाउंट को फॉर्मेट नहीं लिखवाया, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको फॉर्मेट लिखवाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बेस्ट एग्जाम में आते नहीं है। फिर भी चाहते हो कि सर क्या है, तो आप मुझे इस पर एक डेफिनेटली एक क्वेरी, एक मेरे पास आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ बना करके आपको भेज दूंगा। और आपको लगता है उसके बाद भी आप उन फॉर्मेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे वापस से एक बार मैसेज कीजिएगा, फिर मैं एक सेशन लेकर के प्रॉपर तरीके से उन पर, हो सकता है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है या आपका स्टडी मेट में जो भी उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली उसको आपके सामने डील करूंगा। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यदि इस बात का ट्रस्ट है कि नहीं सर जो आपने पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, बट 99% प्रोबेबिलिटी कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप उससे बाहर मत जाना। आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा, आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास ना, ऑडिट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 50 में से 40 से लेके 45 मार्क्स इजीली आते हैं, और वहां पर फिर आपसे 30 मार्क्स लेके आओगे तो ऑटोमेटिक 70 मार्क्स इजीली आपके पास इस सब्जेक्ट में आप ऑब्टेन कर सकते हो। इस बात का आपको बेहद याद रखना, और आपको हमेशा स्मार्ट स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि पहले से बच्चों ने अच्छा पढ़ रखा तो वेल एंड गुड, तो फिर तो आप जाओ अच्छे स्कोर के लिए, फिर नॉलेज भी चाहिए आपको साथ ना। लेकिन आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत कम पढ़ा हुआ है, आपको लगता है सर बहुत ज्यादा हो गया, कचरा हो गया, प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, तो आप उस केस के अंदर सिंपली क्या करो, आपको जो कंटेंट में दे रहा हूं उस कंटेंट को प्रॉपरली आपको नोट करना है। जो मैं सेशन ले रहा हूं आपको प्रॉपरली इनको आप पढ़ना है, और ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 30 35 घंटे के लेक्चर्स होंगे, आप चाहो तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, और ये प्रॉपर पूरा जो आपका कंटेंट है ये आपका 15 मई से पहले पहले पूरा फिनिश हो चुका होगा। आपको 15 मई, यानी कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट है, अभी मुझे ओएम का भी पार्ट लेना है, तो उसका भी है करीबन, उसके अंदर 10 12 सेशन उसके अंदर जाने वाला है, तो अभी इसको खत्म करूंगा तो डेफिनेटली वो बीच में आने वाला है। आपका सीएमए फाइनल का चल ही रहा है, वो कंटेंट बहुत स्लो चल रहा है, उस पर मुझे टाइम बढ़ाने की जरूरत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना चाहता था, लेकिन टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इस सेशन तो नहीं ले पाएंगे मेरे बच्चे, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली दिसंबर के लिए प्रॉपर उसका फास्ट ट्रैक डाला जाएगा आपके लिए, आपको इस बात की श्योरिटी देते हैं। ठीक है, अभी जो कंटेंट है आपके पास आप उस पर काम कीजिएगा, आपको इसके अलावा इफ एंड बट नहीं करना है। आपको यकीन ना हो मेरे बच्चे, पेपर उठा लो आप,
पिछले 5-6 अटेम्प्ट के पेपर उठा लेना, आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आपकी वर्क बुक आ चुकी है, आप वर्क बुक को उठाइए, आप क्वेश्चन निकालिए। वर्क बुक का वैसे उम्मीद करता हूं क्योंकि ये 15 मई तक खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं उसके बाद, या मैं कहूं तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले, या हो सकता है कि एग्जाम के ही दिन मैं वर्क बुक को आपके सामने डिस्कस करूं, या हो सकता कि उम्मीद करेंगे कि जो 1 से लेकर 10 तक का जो आपका है जून का टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर डेफिनेटली इसको डिस्कस करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही थी मेरे बच्चे, तेज कर दो, टाइम नहीं बचा है। किसी ने एक ग्रुप लिया है, ग्रुप नंबर 2 लिया है, तो बहुत आसान है, स्टडी को थोड़ा फास्ट कर दो। 1-1.5 महीने इनफ है आपके लिए। अब तक नहीं पढ़ो, अब भी जग जाओ, लेकिन अब भी नहीं जगोगे ना तो याद करोगे इस अटेम्प्ट को, फिर वापस से बैठोगे दिसंबर में जाकर। एक बार आपका अटेम्प्ट लग गया और आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपको बैक करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इजीली नहीं होता कि एक बार आप नेगेटिव हो गए और फिर अटेम्प्ट पर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको उससे बचना है। यदि आपके प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपने अभी स्टडी तेज नहीं की है, प्रॉपर नहीं हुआ है, तो अभी बोल रहा हूं टाइम है, पूरा मई पड़ा है अभी, 1.5 मंथ पड़ा है। 1.5 मंथ ग्रुप 2 के लिए इनफ होता है। ग्रुप फर्स्ट के लिए थोड़ा सा टिफिकल है, क्योंकि आपके पास टैक्सेशन है, जिसमें डीटी और आईडीटी दोनों का कंपोनेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा है, 2 पेपर ज्यादा, फिर तीसरा लॉ का पेपर भी आ जाता है, तो 3 पेपर थोड़े उसमें वाइड है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना, जो ग्रुप 2 देने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से इनफ टाइम है। और लगता है सर टाइम ज्यादा नहीं है, हमें दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो फिर एक ग्रुप स्किप कर दो या फिर इस अटेम्प्ट को मिस कर दो। ये आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको टाइमिंग में ध्यान रखना है। यदि आप कंटेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जाम मत जाओ मेरे बच्चे, आप एग्जाम सेंटर के अंदर मत जाओ। एक बार नेगेटिव रिजल्ट आया तो फिर वापस से आपको बैक होने में बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, मिलेंगे बैंकिंग कंपनी का अकाउंटिंग के साथ। आई होप, उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा बैंकिंग का सेशन एक साथ ही लूंगा, या ऐसा हो सकता है 2 लें, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट कुछ पीएनएल का भी पार्ट है शायद ना। यदि बैलेंस शीट पीएनएल का पार्ट नहीं आता है एग्जाम के अंदर, मैं एग्जाम को एक बार एनालाइज करूंगा, जो पेपर्स आपके आते हैं वो नहीं आता तो फिर एक सेशन में खत्म करेंगे। 2-2.5 घंटे का जो भी सेशन होगा उसके ऊपर, नहीं तो फिर 2 सेशन में उसको भी हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।